नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यूसीसी पर रार, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, जिसे लेकर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी हवा काफी तेज बहने लगी है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में ये बिल पेश कर दिया गया है, जिसकी गूंज यूपी तक पहुंची है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 पेश कर दिया। 8 तारीख तक विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। अगर ये विधेयक सदन से पास होता है तो फिर ये राज्यपाल के पास जाएगा और वहां से हस्ताक्षर के बाद ये कानून का स्वरूप धारण कर लेगा। लेकिन कानून के लागू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है और सियासत यूपी में भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद एसटी हसन ने कहा कि आप कानून कितने भी लाएं, लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। उन्होंने कहा यह सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए लाया जा रहा है। दूसरी ओर उत्तराखंड भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने कहा यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यूसीसी से बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ये लोगों का समान अधिकार है और समान अधिकार ये लोगों को देता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हम इसका स्वागत करते हैं। बीजेपी के 3 मुख्य मुद्दे थे, अयोध्या में राम मंदिर बनाना, धारा 370 और यूसीसी। इधर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सवालों से बचना चाहती है, सरकार यूसीसी पर कुछ छिपा रही है। यूसीसी पर सियासी दांवपेच के बीच सवाल ये उठता है कि क्या वाकई यूपी में बीजेपी यूसीसी लाएगी, क्योंकि यूपी में जातिगत समीकरण इसकी इजाजत नहीं देता। वहीं सवाल ये भी है कि विपक्ष के सामने यूसीसी गले की फांस की तरह है, न निगला जाए न उगला जाए, क्योंकि पक्ष में आए तो सपा का मुस्लिम वोटर नाराज और विरोध में आए तो 80% नाराज, यानी उन तक संदेश हिंदू विरोधी होने का जाएगा। तो बीजेपी के लिए भी ये डगर आसान नहीं दिखाई दे रही है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। नहीं, देखिए, ये तो पहले भी जानकारी में आया था कि उत्तराखंड की सरकार इसको लाना चाह रही है और उसमें ड्राफ्ट पे वो लोग काम भी कर रहे थे। और मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको सदन में लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष अगर जानबूझ के कोई मुद्दा बनाना चाहता है तो वो मुद्दा बनाए, क्योंकि उनका काम है मुद्दा बनाना। लेकिन ये महिलाओं के हित के लिए लाया जा रहा है, जो हमारी प्रतिबद्धता भी है। और यूसीसी जनहित के लिए है, देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हम सबको उनका स्वागत करना चाहिए और आगे के और राज्य जो हैं उनको इस पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दुकानें जिनकी चल रही हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो ज़रूर आपसे सवाल करेंगे और उनके सवाल आप हमसे करेंगे, लेकिन जनहित में और देश हित में यूसीसी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरांचल में अभी भी बेरोजगारी की दर 42.6% है। सरकार उन बेरोजगारों को नौकरी देने पर कोई अध्यादेश लाती, कोई कानून बनाती, अपने यहाँ जगह निकालती, अच्छा होता। पहाड़ पर रहने वाले लोग नीचे पलायन कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं दे पा रही सरकार। अगर उस पर कोई अध्यादेश लाती तो ये देश के भी हित में होता, उत्तरांचल के भी हित में होता। सरकार विकास के मुद्दे से अलग हट करके, जनहित के मुद्दे से अलग हट करके रोज इस तरह के कानून केवल इसलिए ला रही है कि वो उसको वोट की मशीन बनाना चाहती है। देखिए, यूसीसी एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है इस देश के लिए। तो ये बिल उत्तराखंड के सदन में प्रस्तुत हुआ है, पर ये बिल अभी हम लोगों तक नहीं पहुंचा, ना हमने उसको पढ़ा है, ना अध्ययन किया है। तो उस पर, इस महत्वपूर्ण और सेंसिटिव इशू पर कोई टिप्पणी बिना पढ़े करना उचित नहीं होगा। बिल को आने दीजिए, इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और जो सुझाव भी होंगे, क्योंकि हम सब लोग के लिए राष्ट्र प्रथम है, तो जो भी सुझाव होंगे हम देंगे। समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समाज की निश्चित तौर पे नई नई ज़रूरतें भी आती हैं और उन ज़रूरतों को देखते हुए सरकार को सार्थक कदम में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और जो वक्त की ज़रूरत होती है वो सबको समझना चाहिए। वक्त की ज़रूरत है ये कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि और भी मुद्दे हैं, रोजगार भी है, पहाड़ पर जो युवा रह रहे हैं उनके लिए मसला है, वो निचले हिस्सों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। ये उत्तराखंड की जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है सपा सांसद की तरफ से कि कुरान शरीफ में जो लिखा हम तो उसे ही मानेंगे। अगर ये कानून बनता है तो ये फिर सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, ये माना जा रहा है कि 2024 में विपक्षी पार्टियां मान रही हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आना चाह रही है और सिर्फ इसे जब देश में लागू करने की बात आ रही थी तो एक ही राज्य तक इसे सीमित क्यों रखा जा रहा है। मिलियन मेहमान से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से सवालों का सिलसिला।
रोहन श्री कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। केसी जैन साहब बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, आपका भी बेहद स्वागत। और साथ ही मनीष शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी का इस्तकबाल करते हुए ये चर्चा को आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले मैं मनीष जी आप ही के पास आ रही हूँ। यूसीसी जो क्या है, जो डिटेल में तो किसी पार्टी ने पढ़ा नहीं है, ये खुद ही पार्टीज कह रही हैं कि हमारे पास जो बाइट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इसे पहले पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन उत्तराखंड से जो पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं उसको आप मानते हैं कि यूसीसी वक्त की ज़रूरत है या फिर मुद्दों से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी, या आपको लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और आगे आप आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को जो संदेश देना चाहते हैं वो यूसीसी में छुपाए? क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? मनीष, ये भारतीय जनता पार्टी, जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की अगर दृष्टि से देखें तो ये एक वैचारिक मुद्दा रहा है पार्टी का। और उनके जो कोर इश्यूज थे जिसमें धारा 370 थी, समान नागरिक संहिता थी, तो उनको उन्होंने जब लागू किया, और यहाँ पर तो समान नागरिक संहिता का मतलब ये है क्रिमिनल लॉ एक अलग चीज हो गई, और जो नागरिक संहिता है यानी सिविल लॉ पे जहां पर लोग आसपास में एक जगह रहते हैं वो कानून भी एक ही तरह का होना चाहिए। आपकी पूजा पद्धति क्या है, किस तरह से आप जीवन यापन अपना घर में कर रहे हैं, वो बात अलग चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, एक विवाह की बात हो रही है, लिव इन पे जो कानून आया है, तो निश्चित रूप से समय की जरूरत है। आज की तारीख में हम पिछलेपन के साथ नहीं जी सकते हैं। तरक्की हो महिलाओं की, अगर मान लीजिए 18 वर्ष की आयु है तो सभी जितनी भी जो है जाति धर्म की महिलाएं उनके लिए लागू हो कानून, तो ये पूरे देश की एक जरूरत थी और उत्तराखंड में निश्चित रूप से प्रयोग के तौर पे लागू किया गया। इसके राजनीतिक नफे नुकसान जो है वो अभी जल्दी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 100 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन आमतौर पर जो धारणा बन रही है, जो एक जनमानस में संदेश किया वो यही किया है कि एक कानून एक राष्ट्र के लिए है, वहां पर सभी बराबर हैं, ये संदेश किया है। जी बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही हूँ। मेजर साहब, जो बाइट हसन साहब ने दी उसमें वो कह रहे हैं कि जो कानून उनका है, कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है वो उसे ही मानेंगे, कानून आ भी गया तो उसे नहीं मानेंगे। मेजर साहब, आशीष जी आवाज मिल रही है? सवाल दोहरा दीजिए जी, क्या कहेंगे सर? हसन साहब का रिएक्शन आपको पता ही है, उनके बयानात आपको पता ही हैं, और उसके बाद यूसीसी को लेकर हो रही सियासत। देखिए, जहां तक अभी हसन साहब ने जो राय रखी है वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अभी पार्टी की राय है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आती है कि यूसीसी जो लाया जा रहा है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो प्रोविजन जो है आर्टिकल 44 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पार्ट 4 में दिया गया है, जिसमें सरकार के पास ही प्रावधान है कि वो किस तरीके से इसको लागू करा सकती है। तो मैं समझता हूँ जितना एक आम आदमी समझ रहा है कि एक समानता का कानून है जो सरकार लाना चाहती है कि एक समानता जो है समाज में लाई जाए। सवाल अगर विपक्ष उठाएगा तो पहले तो विपक्ष वो ड्राफ्ट देखना चाहेगा, तभी उस पर कोई कमेंट कर पाएगा कि ये सही है या गलत है। पहले ड्राफ्ट आए, ड्राफ्ट को पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद ही उस पर कोई टिप्पणी हम कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन जहां तक मंशा का सवाल है कि आप समानता लाना चाह रहे हैं, तो आप याद करिए कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुई, मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स। ने सोचा कि अब जो है पूरे देश में एक ही टैक्स रहेगा, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं रहेगा, क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई। और फिर भी आप उसके बावजूद देखिए कि इस देश के लगभग 140 करोड़ देशवासियों को कहीं ना कहीं ठगा महसूस होता है कि जब पेट्रोल डीजल को जो है आपने जीएसटी से बाहर रख दिया। पेट्रोल डीजल भी तो इसी देश की ही एक कमोडिटी है, उसको भी जीएसटी में रखते आप। अगर आप उसको जीएसटी में लगते तो आपको 18% टैक्स ही लगाना पड़ता, लेकिन अभी देश की जनता को उस पर लगभग 45% जो है कर देना। मैं अगर गलत नहीं हूँ मनीष जी, तो उसको लेकर जीएसटी, अब हालांकि जीएसटी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। ये तमाम स्टेट्स बैठे थे, तमाम स्टेट्स की तरफ से कमेटीज बैठी थी, जिसके बाद जीएसटी को लेकर डिस्कशन हुआ था, तब जाके फाइनलाइज हुआ था। मनीष जी, ये सत्य है? जी बिल्कुल सही बात है। जीएसटी के लिए पहले प्रणब मुखर्जी
जो वित्त मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, सबसे पहले उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी और जीएसटी का जो सहमति सभी की थी ना, इतना बस बताइए, क्योंकि डिबेट जीएसटी पर नहीं है, तो मैं क्लियर कर दूं आशीष जी। हाँ, उस समय जब लागू हुआ है तो सारी ही पार्टियां उस समय संसद में बकायदे ठीक, लागू हुआ है। एग्जैक्टली, बस यही आ रही थी मैं। ठीक है सर, आ गया आपकी बात आ गई। आशीष जी, ये क्लियरिटी है, ये देश जानता है कि अकेले मोदी जी ने ठप्पा नहीं लगाया था जीएसटी के ऊपर, सभी की सहमति थी तब जाकर जीएसटी आया था। अब यूसीसी की बात हो रही है, यूसीसी में कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें हलाला नहीं होगा महिलाओं के साथ, जिसमें महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार होगा, शादी करने के लिए कोई शर्तें नहीं होंगी, ये कई सारी चीजें हैं यूसीसी में। इससे कोई तकलीफ है क्या सपा को? आशीष जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? चलिए, आवाज नहीं मिल रही है, ठीक है। कांग्रेस की तरफ जा चेक कीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है आशीष जी की। मैं आशीष जी आपसे जवाब लूंगी, आपकी वॉइस क्लियर है इसलिए मैं आपको फोन लाइन पर कनेक्ट करवा रही हूँ। रोहन जी, सेम क्वेश्चन सर, क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में? पारुल जी, पहाड़ों के बारे में राय देने के लिए मेरा ही मानना कि पहाड़ों को समझना जानना जरूरी है। पहाड़ों पे में चाहे गढ़वाल इलाका हो, चाहे टिहरी का इलाका हो, चाहे ये पथौड़ागढ़ हो, चाहे चीन के बॉर्डर के पास का इलाका हो, पहाड़ों की समस्या कितनी बड़ी है। और यहाँ पर बात हम सब यूसीसी पे कर रहे हैं। ठीक है, यूसीसी होनी थी, यूसीसी तो कराना होगा तो जब सरकार को सेंट्रल लेवल पे इनको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। और रही लैंड लॉज के लिए और जो फैमिली लॉ है तो वो तो सेंट्रल की उनसे लेना देना नहीं है कोई भी यूसीसी का। हाँ जी, अब बताइए। क्या यूसीसी में जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार मिल सके, उसमें खासतौर पर जो फोकस पॉइंट्स हैं, क्या उसमें राज्य की क्या भूमिका है? मेरी जानकारी कम होगी पारुल जी, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको बता राज्य की क्या भूमिका है? हाँ, बताइए। मैं वही बता रही हूँ आपको, जो पॉइंट्स मेन पॉइंट्स है जिनको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, जिनको लेकर हसन साहब ने अपनी बाइट दी है, हम थोड़ा समझ पाए, कानून जो वही बता रही हूँ ना मैं आपको। आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? वही बता रही हूँ मैं, जो एसटी हसन साहब ने कहा है कि ये कानून क्यों ला रहे हैं, इस कानून की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुरान शरीफ में लिखा हम वही मानेंगे। तो ये जो पॉइंट रिलेशंस के ऊपर आए हैं, शादी के ऊपर आए हैं, हलाला के ऊपर आए हैं, इनको लेकर क्या रिएक्शन है? विचार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहाड़ों पर किस तरह से यूसीसी के नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, इसकी बात हो रही है ना। यहाँ पे तो हसन साहब ने क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया, बयान तो बहुत यूसीसी यूपी में भी आ सकता है, यूपी की डिप्टी सीएम इसका स्वागत कर रहे हैं, इसको लेकर पूरी डिटेल में आ जाए, केरल में आ जाए, सोमालिया में आ जाए, उससे क्या। मैं यहाँ पे कांग्रेस और पहाड़ और यूसीसी के, मैं उन तीन मुद्दों को उस पर बोल रहा हूँ कि पहाड़ों के कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। पहाड़ यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, पूरे भूस्खलन से गांव उजड़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी करिए ना लागू, कौन उसके लिए कह रहा होता? उसको तो पहले से एक एक करके भारतीय जनता पार्टी मुद्दा ढूंढ रही है, जिससे कि किसी भी तरह से लागू करिए, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उन पर भी विचार कीजिए केसी जैन साहब। ये कांग्रेस का कहना है, कहिए। कांग्रेस पक्ष में है। देखिए पारुल जी, अभी आशीष जी ने बहुत अच्छी 2-3 बातें कही कि संविधान के आर्टिकल 44 में इस चीज को पूरा डिफाइन किया गया है कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये मुद्दा सबसे पहले जो है सन 1985 में साबानो केस में माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर जब ये हुआ कि एक्स वाइफ को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जबकि वो मुस्लिम थी, तो चूंकि शरीयत के अनुसार इस तरीके की चीजें लागू नहीं है, वो मेहर की रकम वापस करने के बाद में सब चीजें खत्म हो जाती हैं। मेहर की रकम देने के बाद में वहां पर तो गुजारा भत्ता रेगुलर देने का वहां पे कोई प्रावधान इस तरीके का नहीं। जबकि अगर कोई अकेली महिला है तो उसको इस तरीके के जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया उसके अनुसार मिलना चाहिए। तो देखिए, समाज में अगर सब लोग भाई हैं, सब एक दूसरे के भाई हैं, और ऐसे में अगर एक के साथ न्याय हो रहा है, एक के साथ अन्याय हो रहा है, एक के लिए कानून अलग है, दूसरे के लिए कानून अलग है, तो इसमें सबको भाईचारे के साथ और सारी पार्टियों को एक साथ आकर के, अगर कहीं पे आपको आपत्ति है, कहीं आपको लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उनमें चेंज किया जा सकता है। लेकिन जहां पर
कि महिलाओं की 2 गवाही, पुरुष की 1 गवाही मानी जा रही है जो शरीयत के अनुसार इनके। दूसरी बात क्या है कि जो गोद है, बच्चे को जो गोद लेना है, अडॉप्ट करना है, वो भी आप नहीं कर सकते। कोई सिंगल महिला बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती है, जबकि ये कानून के हिसाब से कोई भी सिंगल महिला बच्चे को गोद ले सकती है। दूसरी बात क्या है, तलाक के बाद उसको कोई गुजारा भत्ता नहीं है, और प्रॉपर्टी में भी डिवाइडेशन जो है उसकी भी अलग अलग चीजें, अलग अलग शर्तें हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं, उसमें धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। आप 1 गवाही 2 गवाही, इसमें धर्म से क्या मतलब है? आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई महिला के लिए एक बच्ची को लेना ये चाहती आपके है, लिए तो चुनावी भाई उसने हवा शादी नहीं बनाने की, का मुद्दा क्या है, जो दिक्कत है? आरोप केसीजन साहब आप पर लग रहे हैं कि चुनाव से पहले चुनावी हवा बनाने का आपके लिए सामने ये मुद्दा है, जिसको लेकर आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जिसको लेकर जो रिएक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि आप एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पारुल जी, देखिए पारुल जी, कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समरसता के पक्ष में रही है, समानता के पक्ष में रही। और आप देखिए, जिस समय ये कानून लेकर के केंद्र सरकार आई कि 3 तलाक पे रोक लगाने की बात है, 3 तलाक पे रोक भी लगा, और उसके बाद में क्या हुआ, नहीं, लेकिन तमाम और सारे भी हो हल्ला मुद्दे, हुई है। जैसे कि अभी कांग्रेस से हमारे साथ रोहन जी बैठे हुए, वो कह रहे पहाड़ पे और भी मुद्दे हैं, ये धामी जी को क्यों नहीं दिखे? नहीं, पारुल जी देखिए, इसके लिए सदन है, इसके लिए संसद है, संसद में बजट पेश होता है, बजट में पहाड़ों को लेकर के, भूस्खलन को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के, विद्युतीकरण को लेकर के, लैंड डेवलपमेंट को लेकर के, ये सारे कानूनों को लेकर के लगातार उसमें बहस होती है। उसके लिए अलग अलग बजट जारी होता है, पूरे 5 साल सरकार काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे अधिकारों के लिए हम सोते रहे और बाकी मुद्दों को आगे करके और कुछ चीजों को बिल्कुल गूढ़ कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन प्राथमिकताओं में आपके मुद्दा है। नहीं, पारुल जी, अगर हम कह दीजिए ना, आपके तो मैनिफेस्टो में रहा ही है यूसीसी। बिल्कुल रहा है, और होना भी चाहिए, और ये हमारा संविधान भी कहता है। आप ये देखिए पारुल जी कि एक तरफ जहां पर कच्ची रोडें बन रही हैं, उनकी मरम्मत हो रही है, वहां पर उसके साथ साथ सीसी रोड बन रही है, उसके साथ हम चंद्रयान अभियान भी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि चंद्रयान अभियान अगर कर रहे हैं बाकी चीजें बंद कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इसमें दिक्कत क्या है? क्यों आखिर शरीयत का कानून लागू हो? बराबरी का अगर अधिकार, अब मैं आशीष जी के पास जा रही हूँ, वो अपना की बात आ रही है। आशीष जी क्या प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। लागू होना चाहिए, इसमें आपको धर्म पूजा पाठ पद्धति पे कोई रोक नहीं है, इसमें धर्म कहीं बीच में आड़े नहीं आ रहा। आगे सामाजिक अधिकार की बात वापस आ रही हूँ। कहिए आशीष जी। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आशीष जी के यहाँ से नेटवर्क इशू बहुत है, शायद फोन लाइन पर कनेक्ट कर लीजिए, कम से कम बात आ जाएगी उनकी हमारे पास, क्या कहना चाह रहे हैं। आ रही आवाज सर? मनीष जी, टोटल इज दैट कि इस पूरे मामले में जो तैयारियां हैं, क्या ये चुनावी तैयारियों के लिहाज से देखा जाए बीजेपी की तरफ से? क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन समय, टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस टाइमिंग में जब चौखट पर चुनाव है, और ऐसे में यूसीसी का मुद्दा उठाना, क्योंकि इस पर भी लाजमी है, विरोध पहले भी हुआ था और अभी भी हसन साहब और भी मुस्लिम नेता हैं, उन्हें ये गवारा नहीं गुजर रहा है, और वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शरीयत में उनका जो इजाज़त देता है कानून, वही वो आगे फॉलो करेंगे। हालांकि सपा हर मामले में ये कहती है, जो भी नेता जो भी कहे, जहां वो अपनी सफाई नहीं दे पाते हैं, डिफेंड नहीं कर पाते हैं, कि उनकी पर्सनल राय है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, शफीकुर रहमान जी की बात कर ले, हसन साहब अब इस लिस्ट में आगे आ गए हैं। मनीष जी, आशीष जी आवाज मिल रही है? आशीष जी कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कहिए मनीष सर। जी, भाजपा का ये वैचारिक मुद्दा शुरू से रहा है, चाहे जनसंघ हो, भाजपा की स्थापना के समय से हो, समान नागरिक संहिता हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, या फिर धारा 370 हो। भाजपा अपने जो जितने भी कोई इशू थी, उनको धीरे धीरे उन्होंने जो जिस आधार पर वोट मांगा उसको इम्प्लीमेंट किया। और समान नागरिक संहिता आप देखेंगे कि जब धामी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत कमेटी ही गठित कर दी थी, और उत्तराखंड में बाकायदे 20 पूरा जो है 2 लाख लोगों से ज्यादा से उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद में 70 से ज्यादा बैठकें हुई हैं, आपस में एक विचार विमर्श हुआ है, और उसके बाद में 201 पन्नों का ये पूरा जो है बिल की रिपोर्ट तैयार की गई है, सबको दिखाया गया, और उसके बाद में सदन में रखी गई है, कैबिनेट में पास हुआ। फिर आप
आज सदन में आई है, कल भी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से शुरुआत है, समय के साथ से कानून भी बदलता है। जिस तरह से क्रिमिनल लॉ है उसी तरह से सिविल लॉ भी है। भाई एक आदमी के लिए एक कानून है तो दूसरे के लिए दूसरा क्यों हो? एक देश एक कानून का मतलब यही होता है ना कि जो कानून मरीज के लिए वही खान के लिए भी होना चाहिए। अब एक महिला है, वो 3 विवाह का मतलब उसके यहाँ वो है तकलीफ हो रही है, और एक महिला एक ही विवाह में है, तो ये जो कानून है इनमें समानता लाने की जरूरत थी। निश्चित रूप से इसमें लाभ होगा। और हिंदू अगर मान लीजिए धर्म के आधार पर भी देखे तो जो हिंदू मैरिज जो एक्ट है या हिंदू जो लॉ है वो संविधान जो हमारा ठीक है, आशीष के पास जाना होगा। जी सर। बिल्कुल आशीष जी जल्दी से कह लीजिए सर। सवाल पूछ लीजिए क्या है, मैं सुन नहीं पा। आशीष जी, जिस तरह का यूसीसी को लेकर अपना रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है, अब क्या आप मानते हैं कि इस पूरे मामले में अगर विरोध करेंगे तो भी बैकफुट पर आएंगे और साथ जाएंगे तो भी बैकफुट पर आएंगे, एक तरफ 80 एक तरफ 20? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम 80 और 20 की इस बहस में जाएंगे। हम अगर देश हित में होगा तो हम बिल्कुल उसके साथ जाएंगे, और यदि हमें लगेगा कि हित में नहीं है, और देखिए अभी तो बहुत दूर है ये, देखिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्राफ्ट देना होगा, क्योंकि ये देश का कानून है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की बात है। आप जो देश की आईसीसी है, जो देश का कानून है, संविधान है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न है। तो अभी तो बहुत दूर है। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इस चुनाव से पहले तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, तो इस पे व्यर्थ ही हम जो है बातें कर रहे हैं। पहले वो ड्राफ्ट लाएगी, और जब तक वो ड्राफ्ट आएगा, सब कुछ दिया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, तब उसके बाद कहीं ना कहीं सब बातें आएंगी। तो अभी इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में अब ये सारी बातें जो निकल कर सामने आ रही है कि इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया और 8 तारीख तक हो सकता है इसे लागू भी कर दिया जाए राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद, इसको लेकर फिर क्या कहेंगे? देखिए आपको देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें दी गई हैं, कहीं ना कहीं वो जो है जो हमारी जो मेन जो लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं, दे कैन नॉट बी, मतलब उन पे जो अमेंडमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी स्टेट्स इसको लागू नहीं कर सकते। ठीक है, केसी जैन साहब बरगला रहे हैं आप जनता को, स्टेट्स लागू नहीं कर सकते? नहीं, देखिए पारुल जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी 27 जातियों का को एससी में शामिल करने के लिए कानून बना करके लेकर के गए थे। उनको पता था ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, एससी में हम गौड़, बिंद, कहार, कश्यप इनको हम नहीं ला सकते हैं, फिर भी वो लेकर के गए। बिहार में जाति जनगणना करा रहे हैं, जाति जनगणना का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो कैसे करा रहे हैं? दूसरी बात ये है कि पहली बात तो ये कि ये इस प्रकार का लॉ नहीं है जैसे लैंड एजुकेशन लॉ है और लैंड से रिलेटेड और तमाम सारे लॉ हैं। कुल मिला के मनोज जैन जी जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डिवाइडेशन के जो लॉ हैं उनको जाति जनगणना का विरोध करते हैं क्या जैन साहब? स्टेट गवर्नमेंट इनको बना सकती है। तो कुल मिलाकर के देखिए, और मेन चीज ये है कि अगर समानता की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, और आप देखिए पारुल जी कि जिस समय 3 तलाक का बिल आया था उसमें बहुत विरोध हो, उसके बाद तमाम सारे बड़े मौलानाओं कभी मूल मुद्दों पे बात नहीं होती पारुल जी। वापस आ रही हूँ रोहन जी वापस आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, रिएक्शन आप। नहीं हो सकता है, ठीक है, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया। आज की डेट में 3 तलाक का बिल पूरा आकर के कानून बन करके लागू है। ठीक है, 3 तलाक पर अब 3 तलाक पर चर्चा नहीं है सर। रोहन जी इसके पक्ष में है, इसकी खिलाफत करेंगे, क्या करेंगे? देखिए हम कह तो रहे हैं आपको कि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ले जाकर सोमालिया में भी लागू कर रहा है, लेकिन पहले पता तो हो कि कैसे लागू होगा। जब मैंने शुरुआत में आपसे बोला कि ये केंद्र के विचार के अधीन, आपने समझा नहीं मनोज जैन जी। अरे हम तो कह रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मनोज जैन जी कोई नहीं, मनोज जैन जी केसी जैन जी आप एक बात समझिए सर कि समाज को स्थिर करने के लिए जैसे माठा मारा जाता है ना, दही मारी जाती है, उसी तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं। और रही बात उत्तराखंड की, मुद्दे से फिर भागना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये भी महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
ठीक है, समय अब इजाजत नहीं देता, आप लोगों से मुझे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, वह उत्तराखंड ये मुद्दा निकल कर सामने आया। हालांकि मुद्दा बड़ा पुराना है, लेकिन अब इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उत्तराखंड में ये बिल पेश हो गया है और अब इसको लेकर जो यूपी के नेता हैं उन्होंने स्वागत कर दिया है, और सपा के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम तो शरीयत के कानून के हिसाब से चलेंगे, लागू होगा तो हम इसको मानेंगे नहीं। हालांकि सपा ने किनारा कर लिया है, बोलिए तो उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ये सपा का पुराना तरीका है, जब भी उन्हें डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो फिर चाहे वो मौर्य साहब हो या फिर हम बात करें शफीकुर रहमान बर्क की, स्वामी प्रसाद मौर्य की, या फिर अब हसन साहब, वो इस तरह के रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा ड्राफ्ट समझ में आए तब तो हम अपनी रिएक्शन दें, और यही उत्तराखंड में भी कांग्रेस ही कह रहे हैं। और उसके बाद जो मेन इसके पॉइंट्स हैं, जिसमें हलाला जैसी बातें, आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है, एक महिला को अंदर से तोड़ कर रख देता है। उसके बाद ये जब हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, डिक्लेयर करना होगा, और धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा हर धर्म में। ये सभी को मिलाकर ये कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी इसे अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष के लिए गले की हड्डी बन चुका है, ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे। सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम नाराज और विरोध करेंगे तो हिंदू नाराज। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।